थीटा एन तक बनता है। तो आप देखिए फोर्स भी चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है। वर्क की हर स्टेप का अलग अलग आएगा। मतलब पहला वर्क लिखें W1 F1 del D1 cos थीटा 1। कल पढ़ा था ना वर्क FD cos थीटा होता है, तो W1 बना F1 del D1 cos थीटा 1, W2 F2 del D2 cos थीटा 2। इसी तरह WN बना FN del DN cos थीटा n। तो फोर्स बन गई 1 से n, डिस्प्लेसमेंट बन गया 1 से n, थीटा बन गया 1 से n, F1 del D1 cos थीटा 1, F2 del D2 cos थीटा 2, FN del DN cos थीटा n। टोटल वर्क मेजर करें तो टोटल वर्क इक्वल है W1 प्लस W2 से लेके WN तक। टोटल वर्क में 1 से लेके n तक के वर्क का सम आ जाता है। तो आप देखें कि हर स्टेप पे फोर्स भी चेंज है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज है, एंगल भी चेंज है, वर्क भी चेंज है। तो टोटल वर्क बना W टोटल इक्वल्स टू ये बना F1 del D1 cos थीटा 1 प्लस F2 del D2 cos थीटा 2 प्लस डॉटेड लाइन Fn del Dn cos थीटा n। 1 से लेके n तक का सम ले लिए। इस 1 से लेके n तक के सम को हम एक शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं। W टोटल इक्वल्स टू, वो शॉर्ट फॉर्म ये है सिग्मा आर समेशन बोलते हैं। इस सिंबल को सिग्मा कहा जाता है, सिग्मा आर समेशन। सिग्मा आर समेशन I इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू n Fi del di cos थीटा I। अब देखिए ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये ऊपर वाली इक्वेशन को मुख्तसर बताया गया है। जरा गौर कीजिए, I1 का मतलब ये है कि जहां जहां I है मैं 1 लिखूं। मतलब I1 लिखूं, ये बनता है F1 del D1 cos थीटा 1, ये पहला वेक्टर है। देखें F1 del D1 cos थीटा 1। I को मैं n लिख लूं, I को n लिख लूं तो ये बनता है Fn del Dn cos थीटा n, ये आखिरी वेक्टर। तो I को 1 लिखूं तो F1 del D1 cos थीटा 1 पहला वेक्टर, I को n लिखूं तो Fn del Dn cos थीटा n आखिरी वेक्टर। पहले वेक्टर की नुमाइंदगी I1 कर रहा है और आखिरी वेक्टर की नुमाइंदगी In कर रहा है। तो सिग्मा फिर क्या कर रहा है? सिग्मा ये है कि ये पॉजिटिव साइन जितने हैं उनकी कलेक्शन को सिग्मा कहते हैं, सम को सिग्मा कहते हैं, सम को। इसका मतलब है जितने प्लस आ रहे हैं, जितने एडिशन आ रहे हैं, उनको सिग्मा बोलते हैं। आप पूरी बात फिर देखते हैं। I1 लिखूं तो F1 del D1 cos थीटा 1 पहला वेक्टर, In लिखूं तो आखिरी वेक्टर, और सिग्मा का मतलब तमाम पॉजिटिव साइन जो इन दो वेक्टर्स के दरमियान आ रहे हैं उनकी कलेक्शन को सिग्मा बोलते हैं, उनकी कलेक्शन को समेशन बोलते हैं। ये रिलेशन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, जिसमें फोर्स भी तब्दील हुई, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ, जिसमें एंगल भी चेंज हुआ। ग्राफ बनाए तो कल भी बनाया था, आज भी देख रहे हैं। ये F cos थीटा इधर और इधर डिस्प्लेसमेंट del D। तो शेप ऑफ ग्राफ इस तरह से है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर शेप ऑफ ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब यही है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं, फोर्स चेंज हो रही है, इसलिए शेप ऑफ ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं। अब अगर मैं इसका एरिया लूं, यहाँ तो एरिया मेजर हो जाएगा, लेकिन बेटे जहाँ लाइन टेढ़ी हो गई है वहां एरिया नहीं निकलता।
कल जो अब आपने पढ़ा था ग्राफ कल, वो कांस्टेंट फोर्स का था, वो यूं ग्राफ था, ये उसका एरिया निकालना आसान था, वो एरिया रेक्टेंगल बन रहा। अब इसमें लाइन स्ट्रेट ही नहीं है। लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं है? इसलिए स्ट्रेट नहीं है कि फोर्स तब्दील हो रही है, डिस्प्लेसमेंट तब्दील हो रहा है, एंगल तब्दील हो रहा है। जब फोर्स चेंज हो रही है तो साफ जाहिर है कि अब तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब उसका फिर हल क्या है? उसका हल एरिया तो आ नहीं सकता, उसका हल ये है कि हम इस ग्राफ से जब वर्क लेना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट चेंज को स्मॉलर कर दें, डेल डी बहुत कम लें। उससे क्या फायदा होगा? जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आप स्मॉलर लेंगे, बहुत थोड़ा गैप लें डिस्प्लेसमेंट चेंज, फिर जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज स्मॉलर हो उतनी फोर्स में चेंज स्मॉलर होगी। जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज थोड़ा होगा उतनी फोर्स में चेंज स्मॉलर होगी। फिर जितनी फोर्स में चेंज स्मॉलर होगी उतनी कम लाइन टेढ़ी होगी, कम लाइन कर्व होगी। ये लाइन टेढ़ी क्यों हो रही है? यहां सीधी थी, ये टेढ़ी क्यों हो रही है? इसलिए कि फोर्स तब्दील हो रही है। तो सर अगर फोर्स में चेंज बहुत ही कम हो तो फिर क्या होगा? लाइन में टेढ़ापन बहुत कम हो जाएगा। और फोर्स में चेंज कैसे कम होगी? अगर हम डिस्प्लेसमेंट चेंज को क्या ले रहे हैं, बोलो, कम से कम। तो ग्राफ से अगर वर्क निकालना है, एरिया से वर्क लेना है, तो एरिया के लिए जरूरी है कि ये लाइन कम टेढ़ी हो, कम टेढ़ी हो। और कम टेढ़ी कब होगी? ये जब फोर्स में चेंज कम हो। और फोर्स में चेंज कम कब होगी? वो कम तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट चेंज क्या होगी? स्मॉलर। इसलिए जब हम वर्क ग्राफ से लिखते हैं, यही इक्वेशन देखें, W टोटल फ्रॉम ग्राफ लिमिट LIM लिमिट डेल डी अप्रोचेस टू जीरो, डेल डी अप्रोचेस टू जीरो। एरो का मतलब ये नहीं कि डेल डी जीरो है, अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है अगर डेल डी जीरो होता मैं इक्वल टू जीरो लिखूं। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है बहुत ही कम है, बहुत कम। डेल डी अप्रोचेस टू जीरो, बाकी कोई है सिग्मा I is equal to 1, I is equal to n, f I del di cos theta I, f I del di cos theta I। यहां आप देखेंगे, पिछले रिलेशन को देखें, इसको देखें, तो सिर्फ एक चीज का फर्क है। पिछला रिलेशन हमने कैलकुलेशन से लिया, ये रिलेशन ग्राफ से लिया। तो किस चीज का फर्क है? फर्क सिर्फ इस चीज का है कि पिछले रिलेशन में डेल डी अप्रोचेस टू जीरो नहीं था, अब डेल डी अप्रोचेस टू जीरो है। और ये लिखना जरूरी है क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट चेंज कम से कम लेंगे, फोर्स में चेंज कम से कम होगी, ग्राफ की लाइन कम टेढ़ी होगी, फिर ही उच्च एरिया फाइंड किया जा सकेगा। ये बात जब पढ़ी जाती है तो समझ नहीं आती, इसलिए ध्यान दें। तीसरा टॉपिक चैप्टर 4 का थ्योरी टॉपिक है, वो पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन के बारे में यूं कहते हैं, तो लिख रहे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आ सकता है। प्रूव वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, प्रूव वर्क डन independent of path in a gravitational field, work done independent of path in gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी आती। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड, इनकी 3 एग्जांपल हैं। कंजर्वेटिव फील्ड की 3 एग्जांपल में एक ग्रेविटेशनल है, दूसरा इलेक्ट्रिक है, तीसरा मैग्नेटिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है,
ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है और मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो तीनों फील्ड है इनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तीनों फील्ड में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। दूसरी तरफ नॉन कंजर्वेटिव की एग्जाम्पल, नॉन कंजर्वेटिव में ऑल फ्रिक्शनल आर अपोजिंग फोर्सेस आती है। ऑल फ्रिक्शनल आर अपोजिंग फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। ऑल फ्रिक्शनल आर अपोजिंग फोर्सेस। तमाम जो फ्रिक्शनल या अपोजिंग फोर्सेस हैं, ऑल फ्रिक्शनल आर अपोजिंग फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हैं। जैसे बेटा आप थ्रस्ट है, जैसे ड्रैग फोर्स है, कोई भी अपोजिट फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव। याद रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या पढ़ना है, ये तो चलो दो आपसे कोई एमसीक्यू में पूछ रहे। हमने ये पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कि कंजर्वेटिव है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जिस मर्जी पाथ से वर्क निकाल लें उसका आंसर सेम आता है। किस फील्ड के अंदर, जैसे मैंने बताया कौन से फील्ड के अंदर, कंजर्वेटिव या ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है जिसको ए से डी ले जाते हैं और फिर डी से बी लेके जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हम लेके जा रहे हैं ए से डी, डी से बी। इसका पाथ नंबर 1 है। पाथ नंबर 1 है ए से डी, डी से बी। ऑब्जेक्ट को लेके जाना था बी पे, शुरू हमने कराना था ए से, तो हम उसे ए से पहले डी ले गए और फिर डी से बी ले गए। ये रास्ता है, ये पाथ नंबर 1 है। इस पे हमने अब वर्क निकालना है, लेकिन ये सारा कुछ किस फील्ड के अंदर है, जैसे मैंने बताया ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो वर्क का फार्मूला दो हिस्सों में, ये मैंने हेडिंग दी पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 1 वर्क फ्रॉम ए टू डी, पहले लिखना है ए टू डी। दो हिस्सों में कैलकुलेट करना है ना, पहला हिस्सा ए से डी, दूसरा हिस्सा डी से बी, फिर टोटल लेना है। तो ए से डी फार्मूला आपने बेटा पढ़ा हुआ है, एफ डी cos थीटा फार्मूला होता है। यहां पे बन जाएगा एम जी एच cos थीटा, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो क्या है सर, अगर एफ डी cos थीटा पढ़ा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स वेट के बराबर होता है, एम जी बन गई। डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर होता है, तो एम जी एच cos थीटा ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क फ्रॉम ए टू डी। एफ की जगह एम जी, डी की जगह एच, एम जी एच cos थीटा। अब जरा ए से डी और करें। हॉरिजॉन्टल पाथ है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली कभी भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। ग्रेविटी का इफेक्ट वाई एक्सिस पे होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट एक्स एक्सिस पे नहीं होता, इसलिए यहां वर्क मेजर नहीं होना। वैसे देखें वेट किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड लग रहा है। मूवमेंट किधर है, ए से डी। अब वेट और मूवमेंट के दरमियान एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90। तो लिखने जरा एम जी एच cos 90, cos 90 0 है, इसलिए ए से डी वर्क नहीं आ रहा, ए से डी वर्क मेजर नहीं हो रहा। ए से डी वर्क मेजर नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि मूवमेंट ए से डी है और वेट डाउनवर्ड है।
दोनों में एंगल 90 है, cos 90 0। एक तो चलो एंगल के लिहाज से पता है, दूसरा बेटा जो मैंने जेन्युइन बात बताई कि ग्रेविटी का इफेक्ट वाई एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे नहीं होता। कभी भी ग्रेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड तो देखी जाती है, हॉरिजॉन्टल नहीं देखी जाती। अब ये एक हिस्सा था ए से बी, दूसरा हिस्सा डी से बी। आपने लिखा वर्क फ्रॉम डी टू बी, फार्मूला वही रहा एम जी एच cos थीटा। अब डी से बी तो बनता है क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कैसे बनता है? मूवमेंट ऊपर है, ये हाइट ऊपर है, वेट डाउनवर्ड है, चेक करें। तो मूवमेंट और वेट एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। अगर मूवमेंट और वेट एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो थीटा कितने डिग्री बना? 180। अगर मूवमेंट और वेट एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो थीटा कितना बना? 180। ये बन गया एम जी एच cos 180 माइनस एम जी एच। cos 180 माइनस 1 होता है, तो आंसर आया माइनस एम जी एच। तो मैं अगर वर्क लिखूं ए से डी, डी से बी, टोटल पहला कितना है? 0, दूसरे हिस्से का कितना है? माइनस एम जी एच। तो आप यहां लिखेंगे पार्ट नंबर 1 में वर्क फ्रॉम ए टू डी, डी टू डी बराबर है माइनस एम जी एच। 0 लिखने का तो फायदा कोई। ये एक पाथ पे वर्क मेजर हुआ है। दोबारा देखें कौन सा पाथ? ए से डी, डी से बी, और आंसर क्या आया? टोटल माइनस एम जी एच आंसर आया। इसमें मैंने फिर आपको बता दूं कि ये जो हमने एम जी एच लिखा है ये कैसे लिखा? मैंने आपको बताया फार्मूला तो एफ डी cos थीटा है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तो फोर्स वेट के बराबर होता है, इसलिए एफ को एम जी लिख रहे। जबकि डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर होता है तभी एफ की जगह एम जी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एच। ये फार्मूला बन जाता है एम जी एच cos थीटा। अब इसके बाद दूसरा पाथ सिलेक्ट करते हैं, पाथ नंबर 2। पाथ नंबर 2 ये है कि वो ए से सी जाए, ए से सी जाए और फिर वो सी से बी जाए, ए से सी जाए और सी से बी जाए। ये पाथ नंबर 2 है, ए से सी और सी से बी। अब हमने देखना है कि इस पाथ पे वर्क क्या आता है। दो हिस्सों में फिर निकालना है। पहला हिस्सा कौन सा है? यानी पाथ नंबर 2, यहां मैं लिख रहा हूं पाथ नंबर 2 का वर्क। प्लीज गौर करें, यहां से इधर में आया पाथ नंबर 2 का वर्क। पाथ नंबर 2 का वर्क हमने लिखना है। पाथ नंबर 2 के वर्ग में दो हिस्से हैं, जैसे मैंने कहा एक हिस्सा ए से सी है, दूसरा हिस्सा सी से बी है। तो मैंने यहाँ पे ए से सी अलहदा कैलकुलेट करना है और सी से बी अलहदा कैलकुलेट करना है, सेपरेट कैलकुलेट करना है। अब ए से सी मेजर करो और मैंने आपको उसके लिए बेटे पाथ नंबर 2 ऊपर आपने मेंशन कर दी सी और सी टू डी वर्क निकाला। मूवमेंट वाई एक्सिस पे है, बिल्कुल वाई पे। किधर मूवमेंट है? अपवर्ड। वेट किधर है? डाउनवर्ड।
दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो थीटा कितना बना 180, थीटा 180 बना तो वर्क फ्रॉम ए टू सी आया माइनस mgh। अब आप सी टू बी निकालें, जब आप सी टू बी कैलकुलेट करेंगे वर्क फ्रॉम सी टू बी, तो फिर आप देखें फिर हॉरिजॉन्टल पाथ है। मैंने आपसे पहले कहा कि हॉरिजॉन्टल पाथ पे वर्क नहीं होना, लेकिन अगर सी टू बी देखें तो वेट तो डाउनवर्ड लग रहा है और मूवमेंट इधर है। वेट और मूवमेंट में एंगल देखें 90 डिग्री का। अगर वेट और मूवमेंट में एंगल 90 डिग्री का है तो मैं लिखूंगा mgh cos 90, आंसर 0 होगा सी टू बी। तो आप भी टोटल निकाल लें, टोटल वर्क फ्रॉम ए टू सी, सी टू बी माइनस mgh आया। तो चेक करें पाथ नंबर 1 में भी यही आया था, पाथ नंबर 2 में भी यही आया। इसका मतलब पाथ तब्दील होने से वर्क तो तब्दील नहीं होगा। अब तीसरा पाथ वो डायरेक्ट है, ये ए टू बी, पाथ नंबर 3 ए टू बी डायरेक्ट पाथ। डायग्राम में देखें ए टू बी डायरेक्ट पाथ, ये जो बनाया मैंने ए टू बी डायरेक्ट पाथ। तो यहां लिखा थर्ड पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 3 ए टू बी। अब ये गौर करें ना, ये हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है ना ये वर्टिकल नजर आ रहा है, क्योंकि पाथ ऐसे है। ये देखो ये पाथ है ए टू बी, ये तो ऐसे होगा। ये देखो ए से हुआ पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसका मतलब जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है। ए से बी ऐसे बनेगा। ये देखे ना टेढ़ा पाथ है, रेगुलर पाथ तो है नहीं, ना ये हॉरिजॉन्टल था ना ये वर्टिकल। अब ये दोनों देखिए हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। तो ए टू बी के भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा वर्क फ्रॉम ए टू बी हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग एक्स एक्सिस, वर्क फ्रॉम ए टू बी हॉरिजॉन्टली। जैसे मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टली तो ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं होता, वैसे भी एंगल के लिहाज से mgh का 90 ही बनना है। मूवमेंट और वेट दोनों में एंगल, आंसर 0। हॉरिजॉन्टली पूरे क्वेश्चन में 0 आया। फिर अब दूसरा हिस्सा वर्क फ्रॉम ए टू बी, वर्क फ्रॉम ए टू बी वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब है अलोंग y एक्सिस। mgh cos 180 आना है। 180 क्यों आना है सर? मूवमेंट अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है। ये देखो ये आपकी मूवमेंट है अपवर्ड, ये वेट है डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट है। तो mgh cos 180 माइनस mgh। तो भाई जब वर्क फ्रॉम ए टू बी डायरेक्ट बी निकाला तो माइनस mgh आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टली का तो मेजर नहीं हुआ। तो 3 डिफरेंट पाथ पे वर्क मेजर करके ये फैसला हो गया कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हर पाथ पे वर्क का आंसर माइनस mgh आता। इस वजह से वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है किस फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज हमने 2 पार्ट पढ़े, एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एक वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब न्यूमेरिकल तीसरे, कल हमने 3.13 और 1.2 किया था, आज हम 3.11 और 10। तो 3.11, 3.11 और 10 करेंगे। कल हम चैप्टर 4 तकरीबन आधा कर लेंगे। तो आप देखेंगे मैंने आपसे कहा था कि जुलाई के एंड तक आप जो है 6 कर रहे हैं, ओके 7 करीब पहुंच जाए। तो आप इस चीज को ज़हन में रखें कि अगस्त के एंड तक मैंने 10वां करा लेना है और 10 सितंबर तक सिलेबस हो जाना है। तो आप 10 सितंबर पे जरा आइडियलाइज करें। अगर यही ऑनलाइन चलता रहता, अगर रेगुलर क्लास शुरू होगी तो और बात, लेकिन कम से कम इसमें तो ये अगर चलता रहता तो ये 3 से 3.5 माह, 4 माह, 3.5 माह में फिजिक्स हो जाता है। टेस्ट में से कई बच्चों ने नहीं दिया, मेडिकल के 2 बच्चों ने नहीं दिया,
वो नहीं कि वो साथ रह रहे चैप्टर तो इतना एक्सरसाइज जाया हो गई, ये टाइम वेस्ट हो गई। जिन बच्चों ने बोर्ड में टॉप करना होता है वो इन दिनों में मैक्सिमम तैयारी कर लेते, हम जाके शुरू ही अगस्त में कर रहे हैं, फिर वो मुश्किल हो जाएगा। अभी से इसको साल करें। 11 नंबर न्यूमेरिकल है जी, बोल दो 11 मुझे दे दो। हाँ जी, 11 नंबर है कि बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, वहां में हाइट ऑफ 10 मीटर। बॉल जो है वो हाइट ऑफ 10 मीटर से हॉरिजॉन्टली थ्रो की। ये बना लें कि हाइट 10 मीटर है, ये हाइट है y 10 मीटर है, हॉरिजॉन्टली थ्रो की, ये हॉरिजॉन्टली थ्रो की। VIX उसकी है 21 मीटर पर सेकंड। VIX हॉरिजॉन्टल के साथ 21 मीटर पर सेकंड। VIY 0 है क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टली मूव किया। फिर लिखता है कि टाइम बताएं और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है नीचे आएगी। टाइम बताएं और ओवरऑल वेलोसिटी v बताएं। ओवरऑल टाइम बताएं और ओवरऑल वेलोसिटी v बताएं। y इक्वल्स टू कल लिखवाया था, y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। VIY 0 है, ये लिख यहां से टाइम आएगा t स्क्वायर बराबर है 2y ओवर g, अंडर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो t इक्वल्स टू 2 क्रॉस y है 10, g है 9.8, इसका अंडर रूट। क्या आंसर, इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या बनता है 20 ओवर 9.8 अंडर रूट 1.42 सेकेंड आ, ये टाइम आ। अब वेलोसिटी ऐसे नहीं आनी। वेलोसिटी के लिए सबसे पहले तो आप ये बताएंगे VFX कितना है, वो तो VIX के बराबर होता है। फाइनल हो, इनिशियल हो, हॉरिजॉन्टल बराबर होती है। इसका मतलब VFX की सी रहनी है, VFX की इक्कीस है, VIX की इक्कीस है। अब आपको y वाली चाहिए, y वाले के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं VFY VIY प्लस GT, प्लस क्यों लगाया, डाउनवर्ड आ रहे हैं, VFY VIY प्लस GT। जी सर, VIY कितनी है 0, G कितना है 9.8, टाइम कितना है 1.42, टाइम कितना है 1.42 सर, तब देखें लेकिन VFY कितनी आती है 9.8 क्रॉस 1.42, 13.9 मीटर पर सेकंड। ये VFY आ गई। VFX भी पता है, VFY भी पता है, तो V फिर कैसे आए? अगर मुझे VFX भी पता है, VFY भी पता है, तो V कैसे आए? V आनी है बेटा, देखो यार, V आनी है VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर अंडर रूट VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर अंडर रूट, ये V। तो सर VFX कितनी 21, उसका स्क्वायर, VFY कितनी 13.9 का स्क्वायर और अंडर रूट 21 का स्क्वायर प्लस 13.9 का स्क्वायर अंडर रूट। देखिए क्या आंसर बनता है, नहीं ये नहीं 25 एग्जैक्ट हो, 25 मीटर पर सेकंड। फिर देखें न्यूमेरिकल, पहले y की इक्वेशन से टाइम फाइंड किया है मालूम हो गया, और फिर VFX और VIX बराबर है, VFY निकाला VIY प्लस VFY, फिर V निकाला VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर अंडर रूट
इसके बाद देखें 3.10 सर ये बेटा सर ये न्यूमेरिकल में 9.8 का इशू आया है। जी की वैल्यू 9.8 होती है। यस सर। न्यूमेरिकल नंबर 10 3.10 है 3.10 ball is thrown with an angle of 30 degree range 40 meter theta 30 degree range 40 meter और VI फाइंड करनी है इनिशियल स्पीड रेंज का फार्मूला है VI स्क्वायर sin 2 थीटा और g यहाँ पे आप लिखेंगे r क्रॉस g ओवर sin 2 थीटा इक्वल्स टू VI स्क्वायर अंडर रूट ले लें दोनों साइड में VI क्या g 9.8 होता है ओवर sin 2 थीटा यानी sin 2 क्रॉस 30 डिग्री ये बन गया VI 40 क्रॉस 9.8 ओवर sin 60 डिग्री अंडर रूट आंसर आएगा 21.3। सर मेरे आईसीएस वालों की तो नहीं होती सर, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हो सर आईसीएस वालों की फिजिक्स होती है? आईसीएस वालों ने रखनी है अगर फिजिक्स तो अपनी मर्जी से रखनी है या वो स्टैट रखते हैं या वो फिजिक्स रखते हैं। आईसीएस वाले मैथ स्टैट रख सकते हैं कंप्यूटर के साथ या मैथ फिजिक्स रख सकते हैं कंप्यूटर के साथ। थीटा 30 डिग्री रेंज 40 मीटर r equals to VI square sin 2 थीटा ओवर g। ठीक हो गया आज कल इंशाल्लाह चैप्टर 4 कंटिन्यू रहेगा।